फ्रेंड्स, एस केमिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। हम यूनिट सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पर टॉपिक वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्वांटम नंबर है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ये कुछ क्वांटम नंबर दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। तो हम पहले निकालते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, उसका कंप्लीट एड्रेस पता करते हैं। जैसे कि n इज इक्वल टू 4 होता है, यानी कि n क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो क्या बताता है मेन सेल को। l क्या है अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर, जो हमारा सब सेल के बारे में बताता है। m क्या होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्या बताता है कि कौन सा ऑर्बिटल है। s क्या है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन बताता है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखो n की वैल्यू अगर 4 है तो हम पहले 4 लिखेंगे इसको। l इज इक्वल टू 2, l अगर 2 होता है तो कौन सा हमारी सब सेल होता है d। l इज इक्वल टू 0 1 2 3, हमने यह देखा था ना s p d एंड f। ठीक है, तो 2 वैल्यू होती है तो कौन सा होता है d होता है। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा आ गया 4d। ठीक है, इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। m इज इक्वल टू -2, अगर m की वैल्यू -2 होती है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा डी एक्स वाई। ठीक है, -हाफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है उसकी, और एक ही दे रखा है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 4dxy1 से। ठीक है, अब इसी तरह सबके निकाल लेंगे। सेकेंड का है 3, L की वैल्यू 2, 3d, M की वैल्यू अगर 1 होती है तो हमारा कौन सा होता है dxz और s1। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हम निकालेंगे इसका, n इज इक्वल टू 4 है तो 4, L इज इक्वल टू 1 है तो 4p, M इज इक्वल टू 0 होता है तो pz होता है s1। ठीक है, n इज इक्वल टू 3, L की वैल्यू 2 है तो आपका आ जाएगा d, M की वैल्यू -2 है तो हमारा क्या आएगा dxy और 1। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 तो L इज इक्वल टू 1 यानी 3p -1, अगर p की वैल्यू -1 होती है तो कौन सा होता है py होता है और 1। ठीक है, n इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 1 यानी 4p, M इज इक्वल टू 0, अगर p की वैल्यू 0 होती है तो कौन सा होता है pz। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस पता चल गया अब हमें। ठीक है, अब इनमें इनकी एनर्जी देखनी है। देखो पहली बात तो ये है कि हमारी थर्ड सेल जो है पहले आती है फिर फोर्थ, तो थर्ड वाले हमने पहले फिल करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा हुआ है कि 3d, अगर आप वो याद हो 1s 2s 2p, फिर क्या आता है 3s, फिर आता है 3p, फिर क्या आता है 4s आता है, फिर 3d आता है, फिर उसके बाद 4p आता है। ठीक है, फिर 5s आता है, फिर 4d आता है, इस तरह से एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे 3d वाली है और क्या है 4d है और 4p वाले हैं। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग आपका पहले क्या आएगा भी, देखो 3d यहाँ पर है, 4p एक ये रहा और 4d, इनका कंपैरिजन क्या है तो पहले 3d वाले आएंगे फिर 4p वाले आएंगे फिर 4d। इतना हमें पता चल गया कि 3d वाले पहले फिर होंगे, उसके बाद उनसे ज़्यादा एनर्जी 4p की होगी और फिर 4d की होगी। इतना क्लियर हो गया। अब देखो d में भी अब हमारे पास क्या है, 3d में dxy है ना, ये है 3dxz है। ठीक है, यही दो है ना, एक और रह गया ये 3p है ना, तो 3p 3d से पहले आता है यहाँ पर, तो यहाँ पे 3p उसकी एनर्जी कम। अब इनको अरेंज करना है हमने। ठीक है, तो 3p वाले पहले आएंगे तो 3p में हमारा है 3py ये वाला, यानी कि e वाला सबसे पहले आ जाएगा। अब देखो और 3p का तो कोई नहीं है ना। ठीक है, अब उसके बाद 3d, अब 3d में एक तो आपका 3dxz है और एक क्या है 3dxy है ना। तो ये क्या होते हैं डिजर्नेट होते हैं, है ना, बताया था मैंने कि इक्वल एनर्जी होती है, तो ये दोनों तो इक्वल में होंगे। तो 3dxz इक्वल टू 3dxy, ये आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद हमारा क्या आएगा 4p वाला,
ठीक है। तो 4pz, 4pz, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा भाई, 4p में तो और कोई है नहीं, नहीं ये रहा, दो है ना, ये वाला भी और ये वाला भी, तो ये दोनों तो क्या होंगे, इक्वल, यानी सी और एफ वाले इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा 4d वाला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4d, 4d वाले में हमारे क्या है भाई, dxy, 4dxy, और कोई तो है नहीं, है ना, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा कि ये दोनों तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, और ये जो है आपका 4pz वाला, c वाला और ये वाला f वाला, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इनको आप अलग अलग से भी लिख दो, अगर 4pz1 और 4pz1 वाला, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने इनको अरेंज कर देना है। अगर इन सिंबल्स की फॉर्म में हम लिख दें इसको आंसर को, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 3py कौन सा था अभी, 3py ये e, यानी कि e की एनर्जी सबसे कम, फिर 3dxz, 3dxz कौन सा है भाई, ये रहा, ठीक है, और 3dxy, 3dxy, ये दोनों इक्वल है, यानी कि हमारा क्या हो गया, b और d इक्वल हो गए, b और d इक्वल हो गए। उसके बाद 4pz यानी कि c और आपका f, c और f जो है वो इक्वल हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारा 4dxy जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, यानी a, तो हो गए ना a b c d e f, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव फॉलोइंग क्वांटम नंबर, n इज इक्वल टू 4 एंड s इज इक्वल टू -12, n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0। अब देखो n इज इक्वल टू 4 होता है, यानी कि फोर्थ सेल है, और कुछ नहीं दे रखा है कि 4d है, 4 कुछ है, s है, कौन सी है ना, बस ये बताया कि फोर्थ सेल है। अब हमें पता है कि फोर्थ सेल में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं भाई, 4s होता है, 4p, 4d एंड 4f, ये होते हैं। अब इनके अंदर कैसे, इस तरह डिवाइड, 4s, ठीक है, 4p उसमें कितने सब ऑर्बिटल, 3, 4d कितने होंगे, 5, ठीक है, 4f कितने होंगे भाई, 7, 1 2 7, ये हो गया 4f, ठीक है, ये हो गया आपका 4d, ये 4p, ठीक है। अब n की वैल्यू -12 दे बोल रखा है, और कुछ नहीं बता रखा है कि कौन सा ऑर्बिटल है, तो सबके लिए हमने देखना पड़ेगा। तो -12 का मतलब ये ले सकते हैं कि हम एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, कैसे भी ले सकते हो, नॉर्मली हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, है ना। तो क्या होगा, एक तो क्लॉकवाइज में मूव करेंगे और एक एंटी क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज वाले बना लेते हैं। अब हम हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन इनमें प्रेजेंट होंगे। कितने हो गए भी टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 हमारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी स्पिन क्या होगी, -12 होगी, और क्वांटम नंबर क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 16 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, क्लियर हो गया। अगर ये +12 भी दे देते तो भी कितने होते, 16 ही होते, ठीक है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिटल में आता है वो क्या होता है, दूसरी स्पिन का, अपोजिट स्पिन का होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज होगा। नेक्स्ट लेते हैं, गिव द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स, ठीक है। रेडियल्स नोड बताने हैं हमने। अब देखो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल नोड अगर हमने निकालना है, n - l - 1, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, 3, s की वैल्यू क्या है, s अगर ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0 -1, तो कितने हो गए भाई, 2। तो यहाँ 3s के लिए कितने रेडियल नोड आ गए, 2। 3p के लिए निकालना है, 3p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 -1 -2 हो गया, 3 - 2 यानी कि 1, यानी कि 3s में तो 2 रेडियल नोड आ गए और 3p में 1 रेडियल नोड आ गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रिंसिपल्स। ओबाउ प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, ये जो हमने किया ना, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं इनके स्टेटमेंट पे, ठीक है, और भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं।
वो देखते हैं अभी। अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हमने क्रोमियम 2 पॉजिटिव की। अब हमें क्रोमियम के का एटॉमिक नंबर गिवन है, कितना दे रखा है 24। तो हम वो प्रिंसिपल अप्लाई करके इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं क्रोमियम की। पहले क्या थी 1s2 2s2 24 एटॉमिक नंबर, यानी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 24 हो गए ना। 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2, पहले 4s आता है फिर 3d आता है, फिर 3d कितना होना चाहिए भाई, कितने हो गए यहाँ तक हो गए 10 20, ठीक है, और 4 ये होनी चाहिए थी। लेकिन हमने पढ़ा था कि क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्या होती है 4s1 और 3d5। क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड बन जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। स्टेबिलिटी यानी कि आपका हाफ फील्ड होना यानी स्टेबिलिटी होना। क्लियर? अब ये आ गई। अब हमने किसकी निकालनी है क्रोमियम 2 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ 2 पॉजिटिव का मतलब हो गया कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या दे रखे हैं, लॉस कर रखे हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल्स में लॉस करेगा, आपको ये दिख रहा होगा कि ये बाहर की तरफ है, लेकिन नहीं। देखो अगर हम इस तरह से बनाते हैं हमारी मेन सेल्स, तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल सेकंड थर्ड और इसके बाद आएगी ना फोर्थ सेल। तो पहले जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो है आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल है कौन सी 4s, ठीक है। तो 4s से पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया अभी। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा अभी, उससे नेक्स्ट वाली यानी थर्ड सेल से। थर्ड सेल में किससे 3 जो d है उससे जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया 3d4। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है आपकी क्या बन गई, यहाँ तक तो सेम आ जाएगा। 3d में कितने आ गए 4, ठीक है। और 4s जो है आपकी क्या होगी 0। क्लियर? तो ये होगी क्रोमियम 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही एक नेगेटिव वाला कर लेते हैं यहीं पे, जैसे कि O2 नेगेटिव का करना है हमें, ठीक है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, यानी कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, ठीक है। कैसे कॉन्फ़िगरेशन आती है इसकी 1s2 2s2 2p4, कितने हो गए भी 4 और 4 8, ये होगी। अब 2 नेगेटिव का मतलब कितना हो गया कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, नेगेटिव चार्ज मतलब गेन कर रखे हैं। तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए 8 तो उसके पास थे, अब हो गए 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब आगे हम इसमें फिल कर देंगे 1s2 2s2 2p। अब p में देखो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, तो इसमें आ ही सकते हैं, तो 2 इसी में फिल कर देंगे, तो 2p 6। तो ये आपकी ऑक्सीजन की O2 नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन होगी 2p 6। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्बिटल विच ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस द लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये बताना है। देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, बाहर सेल है इलेक्ट्रॉन उन पे क्या है नेगेटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेंगे अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ, प्रोटॉन की तरफ। प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है यहाँ वाला, इससे पहले अंदर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, ये एक तरह से इस पर कवरिंग का काम करेंगे। तो इस पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा कम, इस पर कम इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसने क्या कर लिया इसको ढक लिया है, अभी कवर कर लिया है ना, तो कम इफेक्ट पहुंच पाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं उसे, ठीक है, जेड इफेक्टिव। किसकी शील्डिंग की वजह से। अब देखो यहाँ पर बात कर रहा है कि 2s और 3s कि किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हुआ। तो देखो सेकेंड सेल जो है वो क्लोजर टू द न्यूक्लियस होगी, तो इस पे जो है ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा देन थर्ड सेल से। तो यहाँ पर किस पे 2s पे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। अब देखो 4d और 4f की बात की है। आपको मैंने बताया था कि जो है s ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं, देन p फिर d और फिर f। ये क्लोजर का जो है आपका न्यूक्लियस से क्लोज होने का ऑर्डर होता है। s ज़्यादा क्लोज होते हैं, फिर p फिर d फिर f, ठीक है, ये करवाया था। अब देखो यहाँ 4d और 4f यानी सेल तो सेम है वही फोर्थ, लेकिन सब सेल कैंसी है d और f। तो d क्लोज होगी तो ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगी देन f। तो यहाँ पर 4d जो है एक्सपीरियंस ज़्यादा करेगी। अब 3d 3p है तो सेम सेल ही, लेकिन d और p में कौन करेगा भाई p करेगा पहले, तो आपका 3p ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा।
इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ सकती है। ये भी और क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल क्यों होती है, वो रीज़न मैंने आपको करवा दिया था। ये जो प्रिंसिपल है इनकी स्टेटमेंट आ सकती है डायरेक्ट, और इस तरह से क्वांटम नंबर के जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये दोनों टॉपिक्स हो गए हैं कवर। नेक्स्ट शेप पे या क्वेश्चन आ सकते हैं ऑर्बिटल की शेप ने, तो इस पे डायरेक्ट भी आपको शेप बनाना आ सकता है, या मोस्टली जो है नोड्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हाउ मेनी नोड्स आर देयर एस ऑर्बिटल के, रेडियल नोड कितने होते हैं, या आपके एंगुलर नोड कितने होते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। शील्डिंग इफेक्ट पूछ सकते हैं कि किसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, किसका होता है भी एस का, फिर पी का उससे कम, फिर डी का उससे कम, और एफ का उससे ज़्यादा कम। ठीक है, तो ये ऑर्डर होता है। कौन से ऑर्बिटल जो हैं सेल के पास होंगे। आपको इस तरह से ऑर्बिटल्स भी दिए जा सकते हैं कि 2s दे दिया मान लो, और 2p(x) दे दिया, 3d दे दिया। अब ये आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से शील्डिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा है, तो आप बता सकते हैं ना कि ये 2s का ज़्यादा होगा शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास होगा, फिर 2p का, फिर 3d का। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट भी आ सकती है डायरेक्ट पूछ लें, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड विच इज़ एक्यूरेट अप टू 0.005%, देन कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन। एच दे रखा है प्लैंक कॉन्स्टेंट की वैल्यू, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एम की एम जो है हम देखते हैं वो भी दे रखी है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी इज नियरली इक्वल टू h/4 पाई, है ना, और डेल्टा एक्स इंटू में एम डेल्टा वी इज नियरली इक्वल टू h/4 पाई, ये यूज़ करते हैं हम। ठीक है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, उन्होंने दे रखी है कि वेलोसिटी है 600 मीटर पर सेकेंड, और उसकी एक्यूरेसी दे रखी है इतने परसेंट है। ठीक है, उसके बाद हमें एच की वैल्यू और एम की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। डेल्टा एक्स हमने निकालना है, क्लियर। तो अब हमने क्या करना है, डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी हमारी है, वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, कितने परसेंट है, 0.005/100, इनटू में वेलोसिटी कितनी है 600। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यूज आपकी आ जाती है 100, ये कट जाएगा 0.03 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो 3.0 है ना, इसके बाद डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, 10 की पावर। अब बताओ किस तरफ मूव करना है हमने, हम कहाँ मूव कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में मूव करते हैं तो साइन कौन सा आता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव कितने पॉइंट गए हम, 1 2, तो -2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई आपकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, क्लियर। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ गया भाई हमारा, डेल्टा एक्स हमने निकालना है, एम डेल्टा वी इज नियरली इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, वैल्यूज पुट करो भाई। एम की वैल्यू गिवन है, कितनी है भाई 9.1 इंटू 10 की पावर -31। डेल्टा वी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी निकाली थी, 3 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू एच की वैल्यू दे रखी है 6.64 इंटू 10 की पावर -34। 4 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई 22/7 भी लिख सकते हैं, या 3.14 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने डेल्टा एक्स इधर रखो, बाकी ये टर्म्स इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा 6.64 इंटू 10 की पावर -34 है। ठीक है, 4 इंटू 3.14। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएंगे। इंटू में 9.1 इंटू 10 की पावर -31, इंटू में 3 इंटू 10 की पावर -2, ये आ जाएगा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इन टेंस जो है इनको सोल्व कर लेंगे।
10 की पावर -34 है, ठीक है, इसको अलग से करके दिखा देते हैं ऐसे ही, -34 है, ये 10⁻⁻31 नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ आ जाएगा 10⁻31 प्लस का हो जाएगा, और 10⁻⁻2 है ऊपर जाएंगे प्लस का हो जाएगा 2, ये दो प्लस के हैं तो कितने हो जाएंगे भाई 33 हो गए, तो 10⁻33 यहाँ पर हो गया प्लस के और ये माइनस के, ठीक है, तो क्या होगा -10⁻⁻1 बच गया, ठीक है। ये तो 10 की पावर तो हमने यहाँ तक सोल्व कर ली, बाकी इसको आप डिवाइड कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और उससे आप इसका आंसर निकाल लेंगे, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा आपका 1.93 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अब यूनिट कैसे निकालेंगे, सबकी यूनिट्स रख दो, आपस में यूनिट्स भी जो कट रही हैं वो टर्म्स काट दो, और वैसे भी ये क्या है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, पोजीशन यानी कि उसकी यूनिट क्या होगी मीटर डिस्टेंस वाली यूनिट होगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा एक्स। तो इस तरह से आपके इस जो फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, आंसर कुछ भी पूछ सकते हैं, मास निकालना भी पूछ सकते हैं, डेल्टा वी भी पूछ सकते हैं, डेल्टा पी भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डी ब्रोगिल इक्वेशन। डी ब्रोगिल इक्वेशन जो है वो डायरेक्ट भी डिराइव करनी आ सकती है, डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन आ सकता है कि डुअल नेचर जो है मैटर और रेडिएशंस का क्या है उसको एक्सप्लेन करो, वैसे भी आ सकता है, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं उसके डायरेक्ट, बिल्कुल सिंपल से ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो अब ये न्यूमेरिकल देखते हैं, येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैम्प हैज़ ए वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा दे रखी है 580 नैनोमीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेव नंबर न्यू बार ऑफ द येलो लाइट, ठीक है। तो क्या गिवन है लैम्डा कितना 580 नैनोमीटर, ठीक है। निकालना क्या है हमने न्यू, न्यू क्या होती है फ्रीक्वेंसी, तो न्यू जो है आपको पता है सी बाई लैम्डा से निकालते हैं, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा है, जो डी ब्रोगली इक्वेशन है उससे हमने डिफरेंट फॉर्मूलेज भी डिराइव किए थे, है ना, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, सी क्या है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्या वैल्यू होती है अभी 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, अब देखो लैम्डा दे रखा है नैनोमीटर में और यहाँ हम बात कर रहे हैं मीटर की, यानी कि इसको भी आपको किस में चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो नैनोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 नैनोमीटर के इक्वल होता है ना, तो यहाँ पर 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 580 इंटू में 10 की पावर -9, ये भी किस में चेंज हो गया मीटर में। अब सेम यूनिट है, हमेशा यूनिट सेम रखनी है हमने, ठीक है, तो इसका ही ध्यान रखना है, बाकी बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब हमने क्या करना है, अब इसको वही काट पीट दो भाई, 10 की पावर -9 है ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -9 से प्लस हो जाएगा, तो 8 और 9 कितने हो गए भाई 17, तो 10 की पावर 17 तो ये डायरेक्ट ही बन जाएगा, इसमें कुछ वो नहीं है। अब यहाँ पर बच गया 3/580, ठीक है, इसको भी आप कर सकते हो, ये जो जीरो है इसको एक जीरो से काट दो तो ये 16 बन जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 16, इसको है ना ऐसे सिंपल अपने तरीके से कैसे भी आप कर सकते हो। फिर इसको आप क्या कर दो डिवाइड कर दो, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आएगा 0.0517 इंटू 10 की पावर हो गया 16, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करोगे ना, साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा आंसर देना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल हमने कहा मूव करना है एक नंबर के बाद, यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 5.17 इंटू 10 की पावर क्या आएगा भाई, यहाँ हमने अभी किया था ना राइट हैंड साइड में हमने मूव करना है तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, और 10 की पावर यहाँ -16 +16 पहले से ही है, तो कितना हो गया भाई 5.17 इंटू 10 की पावर 14, और यूनिट क्या बच गई भाई मीटर, यहाँ था ये मीटर, इससे इस मीटर से मीटर कट गया और क्या आ गया पर सेकेंड, तो जो फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट क्या होती है वही होती है इनवर्स ऑफ टाइम, ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड आ गया, आंसर आ गया 5.17 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड, क्या आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या निकालना है वेव नंबर न्यू बार, अब न्यू बार का फॉर्मूला आपको होता है कि 1/λ, ठीक है, अब 1/λ
लैम्डा कितनी है। अभी इसको जरूरी नहीं है कि आप उसी यूनिट में निकालो, लैम्डा मतलब इसमें भी निकाल सकते हो, नैनोमीटर में भी निकाल सकते हो, या अगर आप इसमें मीटर में निकालना चाहते हो मीटर में भी निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल लो। 580 डायरेक्ट भी कर दो, या अगर नैनोमीटर से मीटर में करना है तो 10⁻⁹ कर दो, तो 1/this1 कर दो, ये ऊपर चली जाएगी तो 10 में हो जाएगी। और फिर वही हमने इसको सोल्व करना है, आप इसको सोल्व कर लेना। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, 1 पॉइंट, और ये दिख ही नहीं रहा, इसका आंसर आपका आ जाएगा 1.724 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, यूनिट क्या आएंगी भाई, देखो यहाँ पे 1/λ है, तो इसकी जो यूनिट होगी वही होगी ना, पर मीटर, लेकिन सेकेंड कहाँ से लिख लिया, मीटर पर मीटर। ठीक है, ये मीटर नीचे था, ऊपर जाएगा तो पर में हो जाएगा, पर मीटर। क्लियर, तो ये आ गया आपका आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है और h प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अब हमने क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है। ठीक है, m मास, v वेलोसिटी, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, सब कुछ गिवन है, बस वैल्यूज पुट करनी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू क्या है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, यूनिट लिखते जाओ, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। m कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, और इंटू में v की वैल्यू कितनी है भाई, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर मीटर है, सेकेंड सेकेंड है, केजी है। ठीक है, तो अब इनको आप क्या बच गया भाई, केजी से केजी काट दिया, पहले यूनिट ही देख लेते हैं, सेकंड से सेकंड काट गया, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, 1 मीटर बच गया। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए फिर वही तरीका है, 10⁻⁻31 है, यहाँ पे 10⁻³ है, सबको टेंस को हम इक्वेट करते हैं। देखो 10⁻⁻34, 10 की पावर ऊपर जाएगा तो +31, और ये 10⁻³ प्लस का है, ऊपर जाएगा तो -3, तो ये कितना हो गया, 37, 37 में से 31, ये तो -6, तो 10⁻⁻6 तो यहाँ तक आ ही जाएगा हमारा। ठीक है, उस और मीटर, ये सोल्व कर लिया। इसके बाद इसको आप डेसिमल से डेसिमल को काट दो और इजी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इसको सोल्व कर लो। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 0.725 के आसपास। ठीक है, अब इसको फिर वही हमने साइंटिफिक नोटेशन में आंसर देना है, तो डेसिमल यहाँ लगाएंगे, तो 7.25 इंटू 10 की पावर, यहाँ गया राइट हैंड साइड में मूव किया, माइनस में पावर आएगी, तो 10 एक ही मूव किया ना, 10 - 1, तो यहाँ पे -6 है, तो टोटल कितने हो गए, -7 मीटर। तो ये आ गया आपका लैम्डा वेवलेंथ। ठीक है, तो इस तरह से आप डी ब्रोगली इक्वेशन के बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको क्या है, यूनिट में कंफ्यूज कर देंगे। वो कहाँ, कहीं पे ग्राम दे दिया, कोई मास दे दिया है, वेलोसिटी की जो यूनिट है वो आपकी मान लो किलोमीटर में दे दिया, कुछ अलग दे दी, नैनोमीटर में दे दी, तो वो यूनिट्स आपने इक्वल करके आंसर निकालना होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, कोई ज़्यादा टफ वगैरह नहीं आते हैं इनमें। अब इससे जो आगे के टॉपिक्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।